हेलो एवरीवन, आज का हमारा चैप्टर है जीव जनन कैसे करते हैं। ये एनसीईआरटी का 8 चैप्टर है और क्लास 10th का ये ऑब्जेक्टिव आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस ऑब्जेक्टिव को। पहला क्वेश्चन है हमारा, पुष्पी पादपों में लौगिक जनन होता है। तो पुष्पी पादपों में लौगिक जनन जो है फूलों के द्वारा होता है, यानी ऑप्शन बी जो है हमारा यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेकेंड क्वेश्चन है हमारा सेकेंड, मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है तो कौन नहीं है? तो अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिका और डिंबवाहिनी। तो यहाँ पर जो आंसर है हमारा वो हो जाएगा सी, यानी शुक्रवाहिका जो है वो पुरुषों में पाई जाती है, इसलिए ये जो है हमारा मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। ठीक है, अब जानते हैं जरा सा ये शुक्रवाहिका होती क्या है। तो शुक्रवाहिका जो है ये वीर्य को शुक्राशय में पहुंचाती है। ठीक है, ये जो शुक्रवाहिका नलिका है ये वीर्य को शुक्राशय में पहुंचाने का कार्य करती है, इसलिए ये पुरुष के जनन तंत्र का भाग है, यानी नर के जनन तंत्र का भाग है, मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। और आगे जानते हैं जरा सा, एक वर्ड इसमें है यहाँ पर ये डिंबवाहिनी। ठीक है, तो आखिर ये डिंबवाहिनी क्या है? तो डिंबवाहिनी जो है इसको हम लोग फैलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फैलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं। ठीक है, फैलोपियन ट्यूब भी कहता है, या फिर इसको गर्भाशय ट्यूब भी कहते हैं हम लोग। ठीक है, तो महिलाओं में जो है बांझपन का एक प्रमुख कारण जो है फैलोपियन ट्यूब का ब्लॉक होना होता है। ठीक है, इसकी जो संख्या होती है वो 2 होती है। तो 2 फैलोपियन ट्यूब होते हैं और ये जब ब्लॉक हो जाते हैं तो महिलाएं जो हैं बांझपन का शिकार हो जाती हैं, क्योंकि अंडे जो हैं अंडाशय से फैलोपियन ट्यूब के माध्यम से ही गर्भाशय तक जाते हैं, इसलिए जब ये ब्लॉक हो जाती है तो महिलाएं बांझपन का शिकार हो जाती हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारा, नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलग्न को क्या कहते हैं? तो नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलग्न को जो है हम लोग निषेचन कहते हैं, जो कि यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन बी दे रहा है बौनापन, ये गलत आंसर है। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर निषेचन। ठीक है, यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा निषेचन, फर्टिलाइजेशन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन एकलिंगी पादप का उदाहरण है? तो एकलिंगी पादप का उदाहरण कौन है तो हमें बताना है इसमें से। तो हमारा सरसों, गुड़हल, पपीता, बटर ऑप्शन में है। तो यहाँ पर जो है आंसर है हमारा वो हो जाएगा पपीता, यानी ऑप्शन सी, यानी एकलिंगी पादप का उदाहरण जो है वो पपीता है हमारा। अब ये एकलिंगी पादप जो है वो क्या होता है? तो एकलिंगी पादप जो होता है ये कहता है ऐसे फूल जिनमें पुंकेसर तथा स्त्री केसर में से केवल एक ही भाग होता है। ठीक है, तो ऐसे फूल जिनमें पुंकेसर तथा स्त्री केसर में से कोई एक ही भाग होता है उन्हें एकलिंगी पादप कहते हैं। तो ये पपीता और जो है ककड़ी, ठीक है, इसके प्रमुख एग्जाम्पल है, कह सकते हैं हम लोग। चलिए आगे चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ। मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है? तो मुकुलन द्वारा प्रजनन जो है ईस्ट में होता है। ठीक है, और हाइड्रा में भी होता है। ठीक है, तो ईस्ट और हाइड्रा जो है हमारा ये आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ ऑप्शन में ईस्ट दिया हुआ है तो ईस्ट को ले लेंगे, हाइड्रा दिया होगा तो उसको भी ले लेते हैं। ठीक है, तो मुकुलन द्वारा प्रजनन जो है ईस्ट में होता है और एक हाइड्रा, इसको भी याद रखिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। फूलों में नर प्रजनन अंग होता है। तो फूलों में नर प्रजनन अंग जो है वो हमारा पुंकेसर होता है, यानी ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारा, द्विखंडन होता है। तो द्विखंडन किस में होता है? तो अमीबा में होता है, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा। अब ये द्विखंडन क्या है? तो द्विखंडन जो होता है वो एक प्रकार का अलौकिक जनन है। ठीक है, तो जनन 2 प्रकार के होते हैं, एक लौकिक जनन और दूसरा अलौकिक जनन। तो ये हमारा द्विखंडन जो होता है एक प्रकार का अलौकिक जनन है। ठीक है, अलौकिक जनन। ठीक है, और इसमें जो है नर मादा की आवश्यकता जो है नहीं पड़ती है। ठीक है, इसमें कोई भी शरीर का भाग अलग हो सकता है और विखंडन हो सकता है, कह सकते हैं हम लोग। ठीक है, विखंडन होकर जो है नए पदार्थ का निर्माण कर सकता है या फिर नए जीव का निर्माण कर सकता है। ठीक है, इसमें नर मादा की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8 नंबर, निम्न में से किस जीव में बहुविखंडन होता है? तो बहुविखंडन जो है हमारा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा अमीबा, उसमें जो है बहुविखंडन होता है। तो इसमें एक ऑप्शन सी जो है हमारा
यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि एक मलेरिया परजीवी, ठीक है। तो जानते हैं कि मलेरिया परजीवी क्या है, तो ये जो है इसको हम लोग प्लाज्मोडियम परजीवी भी कहते हैं, ठीक है। यानी प्लाज्मोडियम परजीवी के नाम से भी जानते हैं हम लोग इसको, ठीक है। चलिए, तो कहता है क्या, ये जो हमारा मलेरिया जो है ये प्लाज्मोडियम परजीवी के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं। और ये जो संक्रमित मादा एनोफिलीज मच्छर है, मादा एनोफिलीज जो मच्छर है इसके काटने से फैलता है। यानी जो मलेरिया बीमारी है हमारी, वो मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से फैलती है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन है हमारा, ब्रायोफाइलम के कौन से भाग में कायिक प्रबंधन होता है। तो बायोफाइलम, ये जो हमारा ब्रायोफाइलम है, इसके कौन से भाग में कायिक प्रबंधन होता है। कायिक प्रबंधन को हम लोग वेजिटेटिव प्रोपगेशन भी कहते हैं, ठीक है। तो ये जनरली जो है पौधे के वर्गीय भाग यानी जड़, तना, पत्ती द्वारा नए पौधों का तैयार होना कायिक प्रबंधन कहलाता है। यानी पौधे के जो वर्गीय भाग होते हैं, जड़ हो, तना हो या पत्ती हो, इसके द्वारा जो नए पौधे तैयार होते हैं, इसको हम लोग कायिक प्रबंधन कहते हैं, ठीक है। ये भी एक प्रकार का जो है अलौकिक जनन है, ठीक है। तो ये भी एक प्रकार का अलौकिक ही जनन है हमारा कायिक प्रबंधन, ठीक है। इंग्लिश में इसको वेजिटेटिव प्रोपगेशन भी कहते हैं, ठीक है। तो ये जो है ब्रायोफाइलम के कौन से भाग में कायिक प्रबंधन होता है। तो ब्रायोफाइलम के पत्तियों में जो है कायिक प्रबंधन होता है। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन हो गया। 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। मानव मादा में निषेचन होता है। तो मानव मादा में निषेचन होता है तो कहाँ होता है। तो गर्भाशय में, अंडाशय में, योनि में या फैलोपियन नलिका में। तो ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा, फैलोपियन नलिका में, ठीक है। आगे चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तने द्वारा कायिक प्रबंधन होता है। तो तने द्वारा कायिक प्रबंधन जो है पुदीने में भी होता है, हल्दी में भी होता है, अदरक में भी होता है। यानी ऑप्शन डी जो है सभी में, ये हमारा आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ। खंडन द्वारा जनन होता है। खंडन द्वारा जनन, तो खंडन द्वारा जनन क्या है इसको जान लेते हैं। तो जीवों का शरीर जो है अनेक भागों में बढ़ जाता है। तो खंडन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जो है जीवों का जो शरीर है वह टूट फूट कर जो है अलग अलग भागों में बढ़ जाता है, ठीक है। और प्रत्येक भाग जो है नए जीव का निर्माण कर लेता है, ठीक है। जितने भी मान लीजिए कोई एक जीव है और उसके बॉडी पार्ट्स टूट रहे हैं, और वो टूटने के बाद क्या हो जाएंगे, नए जीव का निर्माण कर लेंगे, ठीक है। तो ये जो है हमारा सितारा मछली, यानी जिसको हम लोग स्टार फिश भी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टार फिश, ठीक है। तो स्टार फिश में ये देखने को हमें मिलता है। मेढक में नहीं होता है, टिड्डे में नहीं होता है, कौवे में नहीं होता है। यानी ऑप्शन बी जो है हमारा, ये खंडन द्वारा जनन इसमें सही हो जाएगा, ठीक है। तो 12 नंबर क्वेश्चन देख लिया हम लोग। चलिए चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ। कायिक प्रबंधन संभव है। तो कायिक प्रबंधन, अभी आपने देखा कि कायिक प्रबंधन यानी पौधे के वर्दी भाग क्या क्या होते हैं, जड़, तना और पत्ती, ठीक है। तो जड़ के द्वारा भी होता है, तने द्वारा भी होता है, पत्ती द्वारा भी होता है। यानी ऑप्शन डी जो है हमारा उपरोक्त सभी के द्वारा ये सही हो जाएगा, यानी 13 का डी। आगे चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तने पर अपस्थानिक कलियां पाई जाती हैं। तो तने पर अपस्थानिक कलियां जो हैं आलू में पाई जाती है। यानी ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा आंसर इसका। आगे चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ। मुकुलन द्वारा अलौकिक जनन, अभी मैंने पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा कि मुकुलन द्वारा अलौकिक जनन जो है हाइड्रा में होता है, ठीक है। ऑप्शन ए। 16 नंबर क्वेश्चन है, अलौकिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। तो अलौकिक जनन जो है मुकुलन द्वारा ईस्ट में होता है, ठीक है। ऑप्शन बी। आगे चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन मानव के मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। मानव के मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, ये पहले ही क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा था। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, शुक्रवाहिका, ठीक है। क्योंकि शुक्रवाहिका क्या करती है, तो ये जो है वीर्य को शुक्राशय में पहुंचाने का कार्य करती है, ठीक है। डिम्ब वाहिनी को भी हम लोगों ने देखा था कि इसका भी क्या काम होता है। आगे चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की तरफ। पराग कोष में होते हैं। तो पराग कोष में हमारे पराग कण होते हैं, ऑप्शन डी। आगे चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की तरफ। कहता है क्या, गतिशील जनन कोशिका को नर युग्मक तथा जिस जनन कोशिका में भोजन का भंडार संचित होता है उसे क्या कहते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन है हमारा, गतिशील जनन कोशिका को नर युग्मक तथा जिस जनन कोशिका में भोजन का भंडार संचित होता है उसे क्या कहते हैं। तो इसको हम लोग
मादा युग्मक कहते हैं। ठीक है, यानी 19 का डी हो जाएगा। आगे चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है क्या, एड्स रोग का मुख्य कारण क्या होता है? तो एड्स रोग का मुख्य कारण जो होता है हमारा ऑप्शन ए, असुरक्षित यौन संपर्क। ठीक है, यानी ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे चलते हैं 21 नंबर क्वेश्चन की तरफ। पंखुड़ियों का रंग अधिकतर कैसा होता है? तो पंखुड़ियों का रंग अधिकतर वैसे तो होता है पीला भी है, कभी कभी लाल भी होता है, सफ़ेद भी होता है, लेकिन ज़्यादातर जो होता है वह हरा होता है, यानी ऑप्शन बी जो है यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादातर पूछा है, अधिकतर पूछा है, इसलिए हम लोग इसको हरा लगा देंगे। ठीक है, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन की तरफ। फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? तो फूल का जो है अंडाशय जो है बीज में फल में बदलता है, यानी फूल का जो हमारा अंडाशय होता है वह फल में बदलता है। ठीक है, ऑप्शन सी। आगे चलते हैं 23 नंबर क्वेश्चन की तरफ। भ्रूण के जिस भाग से तना पत्तियां बनती हैं उसे क्या कहते हैं? तो भ्रूण के जिस भाग से तना पत्तियां बनती हैं उसे हम प्रांकुर कहते हैं। ठीक है, यानी ऑप्शन बी। आगे चलते हैं 24 नंबर क्वेश्चन की तरफ। एकल जीवों में प्रजनन की विधि है, तो एकल जीवों में जो प्रजनन की विधि है वो हमारी खंडन द्वारा भी होती है, विखंडन द्वारा भी होती है, बीजाणु समासंग के द्वारा भी होती है, यानी ऑप्शन डी। यानी ये सभी विधियों के द्वारा एकल जीव जो है प्रजनन करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं 25 नंबर क्वेश्चन की तरफ। अलौकिक जनन में आवश्यकता होती है, लौकिक जनन में आवश्यकता होती है, तो लौकिक जनन में जो है नर एवं स्त्री जननांग दोनों की आवश्यकता होती है। पहले ही हम लोगों ने देखा कि अलौकिक जनन में जो है नर और मादा दोनों ही जननांगों की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन लौकिक जनन में जो है नर एवं स्त्री जननांग दोनों की आवश्यकता होती है, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा। आगे चलते हैं 26 नंबर क्वेश्चन की तरफ। पुंकेसर पुष्प का कौन सा जननांग है? तो पुंकेसर जो है पुष्प का नर जननांग है। ठीक है, और स्त्री केसर स्त्री का। ठीक है, आगे चलते हैं 27 नंबर क्वेश्चन की तरफ। पुरुषों में यौनारंभ के लक्षण हैं, तो दाढ़ी एवं मूछ का आना पुरुषों में यौनारंभ के लक्षण है, कंठ का फूटना ये भी लक्षण है, उसके बाद मांसपेशियों में उभार आना ये भी लक्षण है, तो ऑप्शन डी जो है हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। यानी पुरुषों में यौनारंभ के जो लक्षण है वो ये सारे लक्षण जो है यौनारंभ के हैं। ठीक है, आगे चलते हैं 28 नंबर क्वेश्चन की तरफ। स्त्रियों में यौनारंभ के लक्षण क्या क्या हैं? देखिए, तो स्त्रियों में यौनारंभ के जो लक्षण है वो स्तनों की वृद्धि होना, नितंबों का उभरना, रजोधर्म का प्रारंभ होना, यानी ऑप्शन डी। यानी ये सारे लक्षण जो है स्त्रियों के यौनारंभ के लक्षण है। ठीक है, आगे चलते हैं 29 नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारा, पुरुषों में नर जननांग निम्नलिखित में से कौन है? तो नर जननांग देख लीजिए, तो इसमें से हमारा वृषण भी है, शुक्रवाहिका भी है, मूत्रमार्ग भी है, यानी ये सभी जो है नर जननांग है। ठीक है, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे चलते हैं 30 नंबर क्वेश्चन की तरफ। शुक्राणुओं का मोचन कहाँ होता है? तो शुक्राणुओं का मोचन शुक्रवाहिका में होता है। ठीक है, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा। आगे चलते हैं 31 नंबर क्वेश्चन की तरफ। स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है? तो ये जो अंडाशय होते हैं इनकी संख्या 2 होती है, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं 32 नंबर क्वेश्चन है हमारा। मनुष्य में निषेचन के फलस्वरूप बनता है, तो मनुष्य में जो है निषेचन के फलस्वरूप जो है हमारा युग्मनज बनता है, यानी ऑप्शन सी। आगे चलते हैं 33 नंबर क्वेश्चन है। वृषण में बने शुक्राणु संचित होते हैं, तो वृषण में बने शुक्राणु जो है हमारे वो संचित होते हैं अधिवृषण में। ठीक है, यानी वृषण में बने जो शुक्राणु होते हैं वो संचित होते हैं अधिवृषण में, ऑप्शन बी। आगे चलते हैं 34 नंबर क्वेश्चन हमारा। वैसे परिवर्तन जो जीवों के नियंत्रण से बाहर होते हैं कहलाते हैं, तो वैसे परिवर्तन जो जीवों के नियंत्रण से बाहर होते हैं उन्हें हम निषेध कहते हैं, यानी ऑप्शन सी। आगे हमारा 35 नंबर क्वेश्चन। एकलिंगी पुष्प का उदाहरण है, तो एकलिंगी पुष्प पहले ही हमने देखा, तो एकलिंगी पुष्प जो हो जाए हमारा पपीता। ठीक है, आगे चलते हैं 36 नंबर क्वेश्चन है। मानव जनन अंग किस आयु में परिपक्व एवं क्रियाशील होता है? तो मानव जनन अंग जो होता है वो लगभग 18 साल के एज में जो है परिपक्व एवं क्रियाशील होता है, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे चलते हैं 37 नंबर क्वेश्चन है हमारा। शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? तो ये वृषण में होता है, ऑप्शन ए। आगे है 38 नंबर क्वेश्चन। लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है, तो लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा जो है स्त्रियों में पाया जाता है, यानी ऑप्शन बी। आगे चलते हैं 39 नंबर क्वेश्चन, यानी 39 नंबर क्वेश्चन है हमारा। हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में से कौन है? बताइए जल्दी इसका आंसर, हम लोग पहले ही देख चुके हैं, यानी मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है। ठीक है, यानी ऑप्शन सी। आगे है 40 नंबर क्वेश्चन। पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है? तो पुष्प का जो है हमारा पुंकेसर जो है परागकण बनाने का कार्य करता है, यानी ऑप्शन सी।
आगे चलते हैं 41 नंबर 41 नंबर क्वेश्चन है हमारा, गन्ना, गुलाब एवं अंगूर के कृषि में किस जनन विधि का उपयोग किया जाता है? तो गन्ना, गुलाब एवं अंगूर के कृषि में कायिक विधि का उपयोग किया जाता है, यानी वेजिटेटिव प्रोपगेशन का इस्तेमाल होता है। ठीक है, आगे चलते हैं 42 नंबर क्वेश्चन है, मादा जनन तंत्र में दोनों अंडवाहिकाएं संयुक्त होकर एक लचीली थैलीनुमा संरचना का निर्माण करती हैं, जिसे कहते हैं गर्भाशय। ठीक है, यानी 42 का हमारा सी गर्भाशय। आगे चलते हैं 43 नंबर 43 नंबर क्वेश्चन है, माँ के रुधिर से पोषण मिलता है। तो माँ के रुधिर से यानी ब्लड से किसको पोषण मिलता है? तो भ्रूण को मिलता है। ठीक है, ऑप्शन ए। आगे चलते हैं 44 नंबर क्वेश्चन है, मानव मादा में गर्भकाल का समय होता है। तो गर्भकाल का समय इसमें से लगभग 9 माह। ठीक है, यानी 9 माह, ऑप्शन ए जो है हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग 45 नंबर क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन है हमारा, ऋतुस्राव या रजोधर्म का समय होता है। तो ऋतुस्राव जो या रजोधर्म यानी पीरियड का जो समय होता है वह 2 से 8 दिन का होता है, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा। ठीक है, आगे चलते हैं 46 नंबर क्वेश्चन है। 46 नंबर क्वेश्चन है हमारा, निषेचन क्रिया के पश्चात युग्मज में क्या बनता है? तो निषेचन क्रिया के पश्चात जो युग्मज है उसमें हमारा भ्रूण बनता है, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं 47 नंबर 47 नंबर क्वेश्चन है, वह प्रक्रम जिसके द्वारा जीव अपने जैसी संतानों की उत्पत्ति करते हैं। वह प्रक्रम जिसके द्वारा जीव अपने जैसी संतानों की उत्पत्ति करते हैं कहलाता है जनन। ऑप्शन ए हो जाएगा, जनन। यानी जनन वह प्रक्रम है जिसके द्वारा जीव जो है अपने जैसी संतानों की उत्पत्ति करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए जनन। आगे चलते हैं 48 नंबर 48 नंबर क्वेश्चन है, जनन कितने प्रकार से होता है? 2 प्रकार से होता है, लौगिक, अलौगिक, यानी ऑप्शन ए। आगे चलते हैं 49 नंबर क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन अलौगिक जनन की विधि है? अलौगिक जनन की विधि यानी विखंडन भी है, मुकुलन भी है, बीजाणु जनन भी है, यानी इनमें से सभी, यानी ऑप्शन डी हमारा जो है सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं 50 नंबर क्वेश्चन है हमारा, किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से कलियां निकलती हैं? तो किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से कलियां निकलती हैं? तो हमारा मुकुलन। ठीक है, तो मुकुलन में जो है जो हमारा जनन जो जनन है उसमें जनक का जो शरीर है उससे कली निकलता है, यानी बर्डिंग, जिसको हम लोग बर्डिंग कहते हैं। तो और उससे जो है नए जीव का जो है निर्माण होता है। ठीक है, तो जो हमारा मुकुलन है इसमें इसके जनन में जो है जनक के शरीर से कलियां निकलती है, यानी ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, मुकुलन। ठीक है, आगे चलते हैं 51 यानी 51 नंबर क्वेश्चन है, पराग कोष में पाए जाते हैं। तो पराग कोष में जो है हमारे पराग कण पाए जाते हैं, यानी ऑप्शन सी। आगे है 52 नंबर क्वेश्चन, स्त्री केसर के आधारीय भाग को कहते हैं। तो स्त्री केसर के जो आधारीय भाग है उसको हम लोग अंडाशय कहते हैं, यानी ऑप्शन बी। आगे चलते हैं 53 नंबर क्वेश्चन 53 नंबर क्वेश्चन है, पुंकेसर के अग्रभाग को क्या कहेंगे? तो पुंकेसर के अग्रभाग को परागकोश कहेंगे। आगे 54 नंबर क्वेश्चन है हमारा, निषेचन की क्रिया किस जीव में मुख्यतः होती है? तो निषेचन की क्रिया जो है हमारी वह पुष्पी, पादप एवं जंतुओं में होती है। ठीक है, उसके बाद 55 नंबर क्वेश्चन है हमारा, निषेचन के फलस्वरूप अंडाशय की दीवारें बनाती हैं। तो निषेचन के फलस्वरूप जो है अंडाशय की दीवारें जो हैं वो हमारा फल बनाती हैं, यानी ऑप्शन बी। आगे चलते हैं 56 नंबर क्वेश्चन है, बीजांड की दीवारें मोटी होकर बनाती हैं। तो बीजांड की दीवारें मोटी होकर बीजावरण बनाती हैं। ठीक है, तो बीजांड की दीवारें मोटी होकर बीजावरण बनाती हैं, यानी ऑप्शन सी। आगे चलते हैं 57 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भाग केवल पुरुष जननांग में पाया जाता है? तो कौन सा भाग? तो हमारा शुक्रवाहिका, यानी ऑप्शन सी। ठीक है, बाकी के जो है वो हमारी नहीं पाई जाती हैं पुरुष जननांग में, यानी ऑप्शन सी हमारा शुक्रवाहिका जो है केवल पुरुष जननांग में पाया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं 58 यानी 58 नंबर क्वेश्चन है, नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से बनता है। तो क्या बनता है? दोनों के संयोजन से जाइगोट बनता है। ठीक है, आगे चलते हैं 59 नंबर क्वेश्चन है, स्त्रियों के मासिक चक्र में एक परिपक्व अंडाणु किस दिन अंडाशय से बाहर निकलता है? तो वह हमारा 14वें दिन जो है अंडाशय से बाहर निकलता है। ठीक है, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे चलते हैं 60 नंबर क्वेश्चन, जो लास्ट क्वेश्चन है, कहता है क्या निम्नलिखित में से कौन लौगिक जनन संचारित रोग नहीं है? यानी निम्नलिखित में से कौन लौगिक जनन संचारित रोग नहीं है? तो ये हमारा हो जाएगा टाइफाइड। ठीक है,
तो टाइफाइड जो है ये हमारा लौकिक जनन संचारित रोग नहीं है। बाकी के जो रोग हैं एड्स, गोनेरिया, सिफिलिस, ये सारे जो हैं ये लौकिक जनन संचारित रोग हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है हमारा टाइफाइड ये लौकिक जनन रोग संचारित रोग नहीं है। ठीक है, तो यहीं से साथ हमारा जो है 60 क्वेश्चन जो हैं इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव खत्म होते हैं। आगे हमारे साथ बने रहिए और नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव के लिए रिवीजन करते रहिए। बाकी के चैप्टर्स की रिवीजन भी आप प्लेलिस्ट से जाकर वहाँ से कर सकते हैं। चलिए तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद।